नमस्ते श्रोतागणों, आइए एंडोमेट्रियोसिस डिकोडिंग पीरियड पेन बातचीत में आप सबका स्वागत है। मैं अमित गुप्ता, वेयर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मार्केटिंग लीड हूँ और आज हम एक ऐसी स्थिति एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है। इसकी व्यापकता के बावजूद इसके अक्सर पता नहीं चल पाता है और इसे गलत समझ लिया जाता है। इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर चेतन, MBBS DNB गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोसर्जरी सूरत, एंड डॉक्टर श्रीधर, MBBS MS एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सर, बेसिकली मेरे जो हम लोग जो है महामारी के बारे में बहुत तरीके की आजकल कहा जाता है कि बताओ देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस, की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बट ये एक एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जो आज भी बताओ लोगों को मालूम नहीं है, हमारे श्रोतागणों को भी नहीं मालूम है और इसकी बातचीत करना ज़रूरी है। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर श्रीधर आपके लिए, इस दर्दनाक महामारी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कोई यह कैसे बता सकता है कि उनका दर्द सिर्फ एक खराब महामारी है या एंडोमेट्रियोसिस जैसी एक गंभीर समस्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक बेसिकली पीरियड में पेन होना इट इज वेरी कॉमन, मतलब 10 में से 8 लेडीज को, लड़की को या महिला को ये पेन होता ही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज प्राइमरी डिस्फेमिलिया, मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंडोमेट्रियोसिस हर पेशेंट जो पीरियड पेन है उसको एंडोमेट्रियोसिस है ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे सिम्टम्स जो बहुत ही सीवियर है, पीरियड पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और जो प्रोग्रेसिव हो रहा है कि पिछले महीने कम था अभी बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते जा रहा है, प्लस उसमें और सिम्टम्स, रिलेटेड सिम्टम्स है जैसे कि मोशन या फिर पॉटी के टाइम पेन होना या फिर यूरिन के प्रॉब्लम्स आना या फिर ये जो सिम्टम्स जो भी है ये मेडिसिन से रिलीव नहीं होना, ये सब बातें हम लोग को सस्पिशियस लीड करती है कि शायद एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं। तो ऐसे सिम्टम में हम लोग को एंडोमेट्रियोसिस के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर श्रीधर। इसमें मेरे को एक सवाल और आया डॉक्टर चेतन, इसके बारे में ज़रा आप बता सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हम सुन तो रहे हैं, बट क्या आप हमको बता सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली में या भी वास्तव में होता क्या है और इसकी जागरूकता होनी क्यों चाहिए? तो ये भी अगेन अ गुड क्वेश्चंस। एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। अभी एक सादी भाषा में पेशेंट को समझाए हम, बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर 3 परत होते हैं। जो अंदर की परत होती है जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये परत का नेचुरल काम है, हर महीने परत जाड़ी होती है और टूटती है, तब माहवारी आती है, मासिक आता है। बट कुछ महिलाओं में ये परत बच्चेदानी के अलावा पेल्विक में यानी पेडू में और ऑर्गन्स पे उसका ग्रोथ होने लगता है। सामान्य तौर पे अंडाशय पे, ट्यूब्स पे, आंत पे, यूट्रस के आसपास की दीवार पे, जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। और ये जहां जहां ये परत उगने लगती है वहां भी वो मासिक स्त्राव पैदा करती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मासिक स्त्राव बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही जमा रहने से ये सारी परिस्थितियों का कारण बनता है, जैसे कि भयानक पेन, सारे अंगों में आपस में जुड़ाव हो जाना, सूजन आना। सो बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस मासिक स्त्राव बच्चेदानी के अलावा उसके आसपास के अंगों में, पेडू में एबनॉर्मली उसका ग्रोथ होना और वहां पे मासिक स्त्राव बनना, ये हमारे पेशेंट की आम भाषा में ये एंडोमेट्रियोसिस है। थैंक यू वेरी मच कि आपने बताओ एक सरल तरीके से हमें बताया कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है बेसिकली। इससे एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है ये कभी कभार पता नहीं चलता है, कई सालों तक बताओ जिनको हो रखा है उनको नहीं पता होता, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर श्रीधर, अगर आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि पीरियड पेन एक कॉमन बात होती है सबके लिए, तो हम सब लोग कोई ये भी सोचते हैं कि ठीक है नॉर्मल पीरियड पेन है जो हर किसी को थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो इसकी वजह से इग्नोर किया जाता है कि कुछ नहीं होगा, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। या फिर इसके जो सिम्टम्स है वो ओवरलैप करते हैं दूसरे कंडीशन से, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या फिर और जो न्यूरोपैथिक पेन होते हैं उससे ओवरलैप करते हैं, या फिर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, बैकिंग वगैरह, तो फिर ऑर्थो ओपिनियन, ये सब में पेशेंट
मिसगाइड होता है कि चलो ये प्रॉब्लम नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस का ना सोचते हुए दूसरे आंतड़ियों का जो बीमारी है या फिर वो उसमें उनका टाइम जाता है और मिसगाइड होते हैं कि शायद वो प्रॉब्लम है, ये भी एक होता है। और जो एंडोमेट्रियोसिस डिसीज है, इट इज बेसिकली पेरिटोनियल डिसीज, मतलब वो शुरुआत जो होती है वो माइक्रो लेवल पे होती है, यानी ऐसे जो आंखों से नहीं दिखता है। तो ऐसा इनिशियल फेज का जो डिसीज है वो सोनोग्राफी जैसी इन्वेस्टिगेशन में भी पिकअप नहीं हो पाता है, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज डीप एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि वो डीप अंदर तक फैला हुआ रहता है और वो बाहर से दिखता नहीं। मतलब ऊपर से सोनोग्राफी में या कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई बड़ा लीजन हो, गांठ हो, तो जल्दी पिकअप होता है कि समझ में आता है कुछ गांठ है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस इज अ माइक्रोस्कोपिक डिसीज टू बिगिन विद। सो जब वो बड़ा होता है, चॉकलेट सिस्ट वगैरह, देन ओनली डॉक्टर कैन और एनीबॉडी कैन पिकअप के अभी एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत हुआ है। तो ये कुछ रीजंस हैं। और एक और चीज़ इसमें है कि अवेयरनेस नहीं है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि गांठ है या कुछ सूजन है, ये हम लोग सब कॉमन मैन हम लोग सब समझते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस ये होता क्या है ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है। तो उसके बारे में वो सोचेंगे कब और उसका इलाज कब करेंगे। तो दीज आर द प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से मतलब ऐसा बोलते हैं कि 5 से 7 साल तक कभी कभी टाइम लग जाता है एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने में। तो बाद में ट्रीटमेंट तो पार्ट फिर बाद में शुरू होता है। डॉक्टर चेतन, इससे मेरे मन में एक सवाल एक और आ रहा है कि जैसे डॉक्टर ने बताया है, श्रीधर ने कि बताऊं कि उसका असली में क्यों नहीं पता चलता, बट क्या इसके कुछ लक्षण हैं जो महिलाओं को पहले पता चल जाता है, या फिर बताओ महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि ये लक्षण आएंगे तो मेरे को तुरंत अपनी जांच करा लेनी चाहिए? तो आप सर जरा कुछ लक्षण बता सकते तो सही रहेगा। जरूर। एंडोमेट्रियोसिस का शुरुआत में सामान्य सबसे कॉमन लक्षण होता है पेन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं को ये बता के उनको दबाया जाता है कि कोई भी पीरियड्स पेन नॉर्मल है, एक स्त्री के जीवन का एक पार्ट है। कोई भी ऐसा मासिक धर्म में होने वाला पेन जो महिला के रूटीन डेली एक्टिविटीज में हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है, उसको पेन किलर की आवश्यकता होती है। मासिक आने से पहले दर्द होता है, मासिक के दौरान दर्द बढ़ता है, और सिर्फ दर्द के अलावा बाकी भी लक्षण में, जैसे कि मोशन में, टॉयलेट पास करने में, पेशाब में दिक्कत होती है। अगर महिला मैरिड है तो संभोग के दौरान यानी इंटरकोर्स के दौरान अगर पेन होता है, तो ये लक्षण नॉर्मल पेन नहीं है। इसमें एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जब भी कोई पेन नॉर्मल ना हो तो अल्ट्रासाउंड करा के या फिर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके एंडोमेट्रियोसिस को रूल आउट करना जरूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिपोर्ट सोनोग्राफी के नॉर्मल आता है, बट पेशेंट का पेन ज्यादा है, तो इसको इग्नोर ना करें, चाहे 1, 2 या फिर तीसरा भी ओपिनियन लेके अपने एंडोमेट्रियोसिस को रूल आउट कीजिए। थैंक यू डॉक्टर चेतन। डॉक्टर श्रीधर, इससे एक सवाल मेरे आ रहा है कि बताओ जो एंडोमेट्रियोसिस है, इसके प्रबंधन या इसके होने में कैसे एक लाइफस्टाइल या फिर एक फूड क्या एक रोल प्ले करता है? क्या इससे सच में कुछ फर्क पड़ता है कि अगर कोई इंसान अपना लाइफस्टाइल या फिर फूड चेंज करता है तो उसके एंडोमेट्रियोसिस में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? या अभी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कुछ हाइपोथेसिस अभी सामने आ रहे हैं, जैसे कि कुछ केमिकल एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल जो काफी लेडीज लोग जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम जो पैड यूज करती है, उसके एक्सपोजर का कुछ लिंक शायद एंडोमेट्रियोसिस उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा प्रपोजल है या हाइपोथेसिस है एक चीज। तो उसमें ये हम लोग सुझाव देते हैं कि आप मेंस्ट्रुअल पैड यूज ना करते हुए मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो, खासकर जो मैरिड महिलाएं हैं उनके लिए सिर्फ ये कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसमें डाइट का एक रोल है, मतलब एक फॉडमैप करके एक डाइट रिकमेंडेड है। उसका फुल फॉर्म थोड़ा बता देता हूँ मैं। फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीऑल्स। तो बेसिकली ये सब एक ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको अवॉइड करना चाहिए। जो अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम फ्लेयर अप नहीं होते, या फिर सर्जरी अगर हो चुका है आपका तो ये डाइट फॉलो कीजिए तो रिकरेंस का चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा और सीधे शब्दों में बताता हूँ। फॉडमैप में मतलब कुछ चीज़ें ऐसे जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि नॉर्मली हम गेहूँ वगैरह रोटी खाते हैं वो अवॉइड करना है, लेकिन ओट आप खा सकते हो, राइस खा सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना है। तो अबाउट द फॉडमैप डाइट,
द रिकमेंडेशन ऐसा है कि कुछ चीज़ें जैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको अवॉइड करना है। तो फॉड का मतलब है फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डी फॉर डाइसैकेराइड, एम फॉर मोनोसैकेराइड। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है। तो जिसमें देखो आपको कैरेट आप खा सकते हो फ्रूट्स में, पालक खा सकते हो, लेकिन अपना जो ओनियन, गार्लिक है, कॉलीफ्लावर, ये अवॉइड करना है। व्हीट आपको अवॉइड करना है, लेकिन आप राइस वगैरह ले सकते हो। फ्रूट्स में बनाना, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी अच्छे हैं, लेकिन एप्पल और वाटरमेलन नहीं, आप अवॉइड कर कीजिए। और मिल्क यानी दही और मिल्क प्रोडक्ट्स इनको भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। और कोकोनट योगर्ट वगैरह अच्छे हैं आपके लिए। तो ये सब एक रफ गाइडलाइन है। इसका डिटेल डाइट प्लान है, लेकिन ये रफ गाइडलाइन ये बेसिकली इसका पूरा प्लान डिटेल में देते हैं। उसका फेजेस में इम्प्लीमेंट हम लोग करना रहता है कि कुछ चीज़ें पूरा 3 to 4 वीक्स के लिए टोटली बंद करना है, फिर धीरे धीरे उसको रिस्टार्ट करना है, ऐसा फॉर्मेट करके डाइट। सो डाइट हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपने बताया कि हाइपर इस्ट्रोजेनिज्म मतलब कि लेट शादी करना या फिर लेट बच्चे पैदा करना, ये सब रीज़न है जिसकी वजह से बॉडी में इस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स फ्लेयर होते। तो टाइमली आपको शादी करना, सही समय में, सही उम्र के सही समय पे, और बच्चे प्रेगनेंसी के लिए जाना, दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। और डॉक्टर चेतन कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? यस सर, डॉक्टर चेतन, इसमें एक्सरसाइज वगैरह का भी कुछ रोल होता है, जैसे योगा हो गया या फिर कुछ वर्कआउट वगैरह? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक म्हणजे तो लंबे समय तक रहने वाली। ये एक ऐसी बीमारी के जिसको कोई एक्सरसाइज, योगा से क्योर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी हद तक उसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है, उसके प्रोग्रेस को कई बार कंट्रोल किया जाता है। योगा, एक्सरसाइज, डाइट चेंजेस, जैसे डॉक्टर श्रीधर ने बताया, ये सब इंटरवेंशन पेशेंट के डिजीज सिम्टम्स को कंट्रोल करता है और प्रोग्रेशन को भी कई बार हॉल्ट कर सकता है। सो यस, डेफिनेटली योगा, एक्सरसाइज का रोल है पेशेंट के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में और सिम्टम्स कंट्रोल में। बट ये चीज बात याद रखनी है कि ये कोई चीज से क्योर नहीं हो सकता है बीमारी। थैंक यू डॉक्टर श्रीधर एंड डॉक्टर चेतन। इससे मतलब मैं एक दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ कि बेसिकली काफ़ी सारे थेरेपीज या काफ़ी सारे डिजीज में ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं। एक होता है मिथक बेसिकली कि बताऊँ ये बीमारी है तो आपको ये हो सकता है, आपको वो हो सकता है। अब एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो इसमें भी मेरे को लग रहा है कि काफ़ी सारे मिथ्स होंगे जो आपके पास बताऊँ पेशेंट्स आते होंगे, वो भी पूछते होंगे कि सर क्या ये सही है, कि सर ये क्या गलत है। तो डॉक्टर श्रीधर एंड डॉक्टर चेतन, पहले डॉक्टर श्रीधर अगर आप 2 मिथ्स आपको बता दीजिए जो आपने एनकाउंटर किया है, फिर डॉक्टर चेतन आप बता दीजिए कि बताओ आपने कोई 2 मिथ्स देखा है जो आपके पेशेंट्स पूछते हैं जो सही नहीं है एक्चुअली में। जो एक मिथ ऐसा है कि अगर मतलब ये मिथ तो काफ़ी डॉक्टर लोगों में भी है, पेशेंट ठीक है, लेकिन ऐसा है कि एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो आप हिस्टेक्टोमी कर दीजिए, बच्चेदानी निकाल दीजिए, तो फिर एंडोमेट्रियोसिस पूरा चला जाएगा। दिस इज इवन कॉमन बिलीफ इन द डॉक्टर्स ऑल्सो, बट ऐसा नहीं होता है। आई एम श्योर डॉक्टर चेतन भी ये सिनारियो काफ़ी बार एनकाउंटर करते होंगे और मेरे से एग्री करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी मतलब इट इज नॉट हिस्टेक्टोमी एट ऑल। इसमें जो पेरिटोनियम में जो डिजीज फैला हुआ है, जब बच्चेदानी छोड़ के अलग अलग काफ़ी जगह पे एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट है। आपका पेरिटोनियम हो गया, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, यूरेटर यानी मूत्र नलिका, या फिर आंतड़िया, रेक्टम, इन सब के बीच में, रेक्टम के अंदर भी कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस इन्वेड करता है, कैंसर जैसे बिहेव करता है। तो एज अ सर्जन ये हमारा रोल है कि जहाँ पर भी ये पैथोलॉजी फैली हुई है उसको पूरा क्लियर करना रहता है, उसको पूरा शरीर के बाहर निकालना है, और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, आंतड़िया या फिर मूत्र नलिका, इनका फंक्शनल डैमेज नहीं होना चाहिए फंक्शन। तो अगर इनको हम काट रहे हैं तो हम सूचर करके उनको रिपेयर करते हैं, ऐसा सब रोल होता है हमारा। तो ये काफ़ी बड़ा मिथ है जो डॉक्टर लोगों को भी इनफैक्ट समझने की ज़रूरत है। सर, डॉक्टर चेतन, एनी अदर मिथ दैट यू हैव एनकाउंटर्ड? तो डॉक्टर श्रीधर ने बताया वैसे कि ये मिथ अमॉन्ग्स दी गायनेकोलॉजी डॉक्टर कि जो एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी नहीं करते उनमें तो है ही, बट मैं कुछ ऐसे मिथ की बात कर रहा हूँ जो आम लोगों में है, कॉमन पॉपुलेशन में है रिगार्डिंग पीरियड्स पेन एंड एंडोमेट्रियोसिस। पहली बात तो मैंने पहले बताया वैसे कि
पीरियड्स पेन नॉर्मल है। तो काफी बार लड़कियों को जब एडोलसेंट फेज में ये पेन होता है और तभी एक अच्छा मौका होता है कि एंडोमेट्रियोसिस को पिकअप कीजिए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए, तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से अवॉइड किया जाता है। पर शुरुआत में ये कॉमन मिथ के तहत पेशेंट को बताया जाता है कि ये पेन नॉर्मल है, ताकि वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है और ट्रीटमेंट को अप्रोच ही नहीं करते। दूसरा मिथ कई बार ये भी होता है कि भाई ये एंडोमेट्रियोसिस है, पीरियड्स पेन है, ये शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद कई बार ठीक हो जाता है। नहीं, ये गलत है। प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण को कुछ समय तक पर से कि भाई प्रेगनेंसी के पीरियड्स तक या उसके बाद के कुछ महीनों तक सिम्टम कंट्रोल कर सकता है, पर डिलीवरी के बाद फिर से एंडोमेट्रियोसिस को ग्रो हो सकता है, ग्रो कर सकती है बीमारी। सो एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस को ठीक नहीं करती है। सो ये दो बहुत कॉमन ही मिथ है कि जो कॉमन पॉपुलेशन में आम लोगों में है। और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, केतन सर का भी ये एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग कई बार एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्टेड ही नहीं है तो नहीं रहता है, सिंपल केस होता है कि कुछ रीजंस है उनको और हम लोग हिस्टेक्टोमी के लिए प्लान करते हैं, और जब हम अंदर पेट के अंदर दूरबीन डालते हैं तो हम पता चलता है कि अंदर तो पूरा एंडोमेट्रियोसिस फैला हुआ है। तो एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी असिम्टोमेटिक भी होता है, कोई सिम्टम ही नहीं है, बस अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, ये भी होता है। कभी कभी डायग्नोज नहीं हो पाता है, तो इट इज ऑन टेबल, हमको सरप्राइज मिलता है कि ये तो पूरा अंदर एंडोमेट्रियोसिस फैला हुआ है। तो एंडोमेट्रियोसिस जितना हम लोग सोच रहे हैं, आप और मैं और सब जनता, उससे काफी ज्यादा कॉमन है। और एंडोमेट्रियोसिस को टैकल करना सर्जिकली इट नीड्स स्पेशल स्किल्स, स्पेशल ट्रेनिंग, जो सब डॉक्टर उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। मेरा एक और सवाल है डॉक्टर चेतन, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि बताओ एंडोमेट्रियोसिस का इलाज ना किया जाए तो उसमें और कौन सी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है? एंडोमेट्रियोसिस फक्त बच्चेदानी या अंडाशय का बीमारी नहीं है। ये बीमारी नॉर्मली पेल्विस के सारे अंगों में होती है और बहुत रेयर केस में एक्स्ट्रा पेल्विस यानी पेशेंट के स्त्री के पेडू के अलावा भी और ऑर्गन्स में भी पाया जाता है। आप मानोगे नहीं, ये एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉजिट्स डायाफ्राम यानी छाती और पेट के बीच का जो पर्दा रहता है वहां पे, दिमाग में, आंखों में, ऐसे भी मेडिकल लिटरेचर में इसके डॉक्यूमेंट्स है। खैर, ये तो रेयर बात हुई, लेकिन जो कॉमन एंडोमेट्रियोसिस है वो पेल्विस में, यानी एंडोमेट्रियोसिस को अगर उसको लंबे समय तक, लंबे अरसे तक उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बाकी ऑर्गन्स जो महत्व के क्रिटिकल ऑर्गन्स है उसमें ग्रो होती है। मैं जैसे नाम दूं, बड़ी आंत, रेक्टम जो बच्चेदानी के पीछे जाती है, पेशाब की नली यानी यूरेटर जो बच्चेदानी के अगल बगल में जाती है, तो कई बार ये अंगों को वो डैमेज करती है, ये अंगों का काम बंद करती है और उसकी वजह से ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिसकी किडनी परमानेंट डैमेज होती है, आंत ऑब्स्ट्रक्शन, आंत छोटी हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। सो ये भी बाकी ऑर्गन्स में जो जीवन के लिए जरूरी है उसको भी डैमेज करती है। सो एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ पीरियड्स रिलेटेड या प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है, ये एक जनरल पेल्विक डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें मुझे याद है चेतन भाई ने कुछ दिनों पहले डायफ्राम जो यहाँ का एक पर्दा रहता है एब्डोमेन और थोरैक्स को, यानी अपने जो लंग्स है उनको सेपरेट करने का जो पर्दा रहता है डायफ्राम, उसका एंडोमेट्रियोसिस का केस अभी कुछ दिनों पहले चेतन भाई ने किया और वो मुझे शेयर किया। मैंने तो कभी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये केस अभी रिसेंटली किया है। और हम लोगों ने कुछ केसेस ऐसे भी सुने, मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस को ठीक नहीं किया जाए तो जो मूत्र नलिका है या फिर यूरेटर बोलते हैं वो परमानेंटली ब्लॉक होके, परमानेंट किडनी का डैमेज होके नेफ्रेक्टोमी यानी किडनी निकालने का भी ऑपरेशन हमारे गायनेकोलॉजिस्ट कुछ लोग कर रहे हैं। उनको ऐसे केसेस मिल रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का ध्यान नहीं दिया तो किडनी भी निकालना पड़ रहा है। तो दिस लेवल, इतने लेवल का डैमेज एंडोमेट्रियोसिस आपकी बॉडी में कर सकता है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को ये होता ही है, बट अगर आप ध्यान नहीं दो तो कुछ पेशेंट इस स्टेज तक प्रोग्रेस कर जाए। डॉक्टर श्रीधर, इससे एक और सवाल आता है कि बताऊं, जिन महिलाओं को एक्चुअली में उनकी बताऊं संदेह है कि बेसिकली उनको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, उनको क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया भी नहीं होगा? मैं ये बताना चाहूँगा, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट जैसे कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है,
बट ट्रीटमेंट शुरू होता है उसके डायग्नोसिस से, और डायग्नोसिस के लिए भी अल्ट्रासाउंड एमआरआई जब भी कराते हैं तो उसके लिए भी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। सो अगर महिला, किसी भी महिला स्त्री को, चाहे कोई भी एज की हो, अगर उसको पीरियड्स में पेन लग रहा है, एबनॉर्मल है, ज्यादा है, तो हमेशा आप अच्छी जगह पे अल्ट्रासाउंड कराएं और प्रॉपर ओपिनियन लीजिए। सो हमेशा पेशेंट को अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ पेशेंट फील कि उनका पेन एबनॉर्मल है तो हमेशा प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर रिपोर्ट्स कराइए। एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोस के लिए अल्ट्रासाउंड, एमआरआई काफी टूल्स है, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज लेप्रोस्कोपी, कि जिसमें पेट में दूरबीन डाल के उनकी एंडोमेट्रियोसिस का कंफर्मेशन किया जाता है। साइंस पे रिसर्च हो रहे, कुछ ऐसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी फ्यूचर में आने वाले हैं कि जहाँ पे सिर्फ सलाइवा के थ्रू, यानी लाल ग्रंथि के जो लाल निकलती है उसके थ्रू भी है उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। बट अभी के लिए लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन का एक छोटा सा प्रोसेस या सर्जरी डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो कभी भी पीरियड्स का पेन या फिर कुछ और एबनॉर्मल सिम्टम्स हो, प्रॉपर डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। थैंक यू डॉक्टर चेतन। अगला सवाल डॉक्टर श्रीधर आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी भी कोई बीमारी होती है तो एक तो होता है कि जिस इंसान को वो बीमारी है तो वो उसको सफर कर रहा है, बट एक सपोर्ट फंक्शन होता है जो फ्रेंड्स और फैमिली, परिवार के लोग और जो मित्र लोग होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब एंडोमेट्रियोसिस हो तो दोस्त और परिवार को एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रहे किसी भी महिला की सहायता कैसे करनी चाहिए? इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं कॉमनली टेंडर लविंग केयर, जिस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है पहले तो उसको अवेयरनेस कराना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये बीमारी क्या है, और इसका उसको ये एश्योर करना चाहिए वो महिला को कि आपका बीमारी पूरा ठीक होने जैसा है। अगर सही से ट्रीटमेंट लिया जाए, मेडिसिन और सर्जरी जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे, तो ये पूरा जड़ से मिट सकता है ये बीमारी। पहली बात तो ये रीएश्योर करना है। और जैसे कोई भी पेशेंट को टेंडर लविंग केयर की एम्पैथेटिक रहे, उनकी बात सुने, उनसे अच्छे से बात कीजिए और उनको जो सहायता हम लोग कर सकते हैं, सपोर्ट जैसे कि, वो हम लोग को करना चाहिए। प्लस उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको सही जगह गाइड करना चाहिए कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, जो भी आपको ठीक लगता है। और ऐसे कुछ फाउंडेशन भी है, मतलब जो एंडोमेट्रियोसिस, मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन ऐसे खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में जो महिलाएं ऑपरेट हो चुकी है या जो सफ़र कर चुकी है एंडोमेट्रियोसिस से, जो क्योर हो चुकी है, उनके कम्युनिटी है, उनके फाउंडेशन है, तो वो ज्वाइन करें। वहाँ पे अपने आपको जो तकलीफ है पेशेंट को, वैसे सेम सिमिलर तकलीफ वाले काफ़ी लोग होते हैं, आपस में शेयर कर सकते हो, एक दुख बांटने से कम हो सकता है। और ऑल टुगेदर ये जो एंडोमेट्रियोसिस का बीमारी है, कैंसर जैसा बिहेव करता है, लेकिन कैंसर तो नहीं है। कैंसर तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन इस केस में ये पूरा ठीक हो सकता है। दैट इज द प्राइमरी मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल द पेशेंट्स। थैंक यू डॉक्टर श्रीधर। डॉक्टर चेतन, क्या एंडोमेट्रियोसिस कभी अपने आप ठीक हो सकता है या फिर इसके लिए निरंतर प्रबंधन की आवश्यकता है? एंडोमेट्रियोसिस सेल्फ लिमिटिंग या फिर सेल्फ क्योर होने वाला डिजीज नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट उसके दो मेन होते हैं, एक मेडिकल यानी दवाई इंजेक्शन से कंट्रोल किया जाना, दूसरा होता है सर्जरी। ये ट्रीटमेंट पेशेंट के केस के हिसाब से होता है। सर्जरी हर एक में जरूरत है या फिर दवाई से ही हर एक को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पेशेंट के सिम्टम, पेशेंट की एज, उनके इनफर्टिलिटी का स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ये सब देख के उसका ट्रीटमेंट नक्की किया जाता है। हाँ, बट एंडोमेट्रियोसिस खुद अपने आप ठीक नहीं होता है। जब तक पेशेंट के हम सर्जरी करके डिजीज निकाल दें, हर ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट जो है वो निकाले, तब तक अपने आप ठीक नहीं होता है। थैंक यू डॉक्टर चेतन। एक अगला सवाल डॉक्टर श्रीधर आपके लिए कि गर्भावस्था एंडोमेट्रियोसिस को ठीक कर सकती है, इस बारे में क्या आपकी राय है? नहीं, वो टेम्पररी पीरियड के लिए, मतलब जो प्रेगनेंसी का टाइम है और बाद में लैक्टेशन का, उसके टाइम के लिए वो सप्रेस कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं करती है। जैसे अभी डॉक्टर चेतन ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अभी थे कि प्रेगनेंसी हो गया मतलब पूरा ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स आपको उतना रिमिशन मिलता है, 1 या 2 साल का पीरियड में वो डिसीज सप्रेस हो जाता है, सिम्टम्स चले जाते हैं। बेसिकली वो रहता है वहाँ पे,
वो हाँ। इट्स स्टिल देयर। बस ये कि वो टेम्पररी जब हमारी जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तब होता है वो उसके लक्षण हट जाते हैं, वही रहते हैं। या क्योंकि जब प्रेगनेंसी की अवस्था है तब बॉडी में पूरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसको सप्रेस कर देता है। और जब आपका प्रेगनेंसी खत्म हो गया, लैक्टेशन खत्म हो गया, तो बॉडी में फिर से एस्ट्रोजन का पिक्चर में आ जाता है, तो ये फिर से फ्लेयर अप कर देता है। इससे डॉक्टर हम अब एंड पे आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो डॉक्टर चेतन, अगर आप कुछ 2 पॉइंटर्स जो आप हमारे श्रोतागणों को बताना चाहें, और उसके बाद डॉक्टर श्रीधर 2 पॉइंटर्स हमारे श्रोतागणों के लिए बताना चाहें, तो बहुत अच्छा होगा। जरूर। सो जैसे कि हमने अभी तक बात की एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण के बारे में, कब सस्पेक्ट करना चाहिए, दिखाना क्यों जरूरी है, बट ट्रीटमेंट के बारे में मैं कुछ बोलूंगा। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी से भी ज्यादा डेंजर होता है पेशेंट का इनकम्प्लीट सर्जरी। याद रखें, काफी बार पेशेंट को सर्जरी के लिए, जब पेशेंट अपना ट्रीटमेंट सर्जरी के लिए चूज करते हैं, तो कई बार एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी गहराई तक डायग्नोस नहीं होने पाने की वजह से, या फिर ऐसे सेंटर में सर्जरी की गई है वो जहाँ पे प्रॉपर स्किल सेटअप नहीं है डॉक्टर्स का या फिर ओटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कई बार ये सर्जरी इनकम्प्लीट रह जाती है। इवन अमॉन्ग द डॉक्टर्स ये मीथ है कि चॉकलेट सिस्ट निकाला तो हो गया। सिर्फ चॉकलेट सिस्ट निकालने से डीप एंडोमेट्रियोसिस बाकी ऑर्गन्स में ग्रो हो गए डिपोजिट्स ना निकालने से बीमारी और जोर से वापस आती है। सो ये पेशेंट एज ए पेशेंट ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी के लिए अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो प्रॉपर रिसर्च कीजिए। एक्सिशन सर्जरी यानी बीमारी के हर अंग में ग्रो की गई बीमारी को निकालने की प्रोसेस को ही चूज कीजिए, और उसके जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके पास ही कराइए। कंप्लीट सर्जरी कई बार बीमारी को लंबे अरसे तक कंट्रोल कर सकती है। तो ये बात एज अ पेशेंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर चूजिंग योर ओन एंडोमेट्रियोसिस सर्जन। डॉक्टर श्रीधर। डॉक्टर चेतन ने एकदम सही कहा कि राइट सर्जन का आपको सिलेक्शन करना है, राइट सेंटर सब। लेकिन अगर सही सर्जन और सही सर्जरी हो तो 90 to 95% चांस है कि आपको फ्यूचर में फिर से एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा। विद द बेस्ट सर्जन ऑल्सो 5 to 10% चांस है कि आपको रिकरेंस हो सकता है। और अगर आप इम्प्रॉपर जगह पे इम्प्रॉपर सर्जरी एक्सीजन हो तो फिर आपको दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। मतलब कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि 2 बार ऑपरेट हो चुके हैं, फिर से करना है। सो दिस इज इंडिकेशन कि जो पहले 2 बार सर्जरी हुई है तो वो ठीक से नहीं हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीशन ऑफ द सर्जरी इज अ मस्ट। तो उसके बाद ही आपको रिलीफ मिल सकता है। और जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के पहले हमें पेशेंट को कुछ बातें समझानी पड़ती है, जैसे कि 10% रिकरेंस रिस्क है इवन विद द बेस्ट सर्जन्स इन द वर्ल्ड। मतलब मैं वेस्टर्न के डॉक्टर को भी कोट करूँ तो 5 to 10% रिस्क है, तो वो आपको भी समझना है। दूसरा चीज़, अभी जो हम लोग सर्जरी करेंगे उसके बाद आपका पेन जो है वो डेफिनेटली, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पेन जाता ही है। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि इतना पेन होता है, फर्टिलिटी छोड़ दो, सब छोड़ दो, मुझे पेन ठीक कर दो। तो पेन सिम्टम इज द अर्लीस्ट टू गो सर्जरी के बाद में। उसमें भी एक्सेप्शन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेन इतने सालों से पेन हुआ है उस पेशेंट को, उस सर्जरी किया उसके बाद भी पेन होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पेल्विक नर्व्स है वो इतने सालों से इरिटेटेड है। तो डिसीज पूरा निकाल दिया उसके बाद भी जो पेल्विक नर्व्स है वो इरिटेशन के कारण कुछ महीनों तक पेन करते ही है। तो पूरा पेन जाने को 3 से 6 महीना लगते हैं। लेकिन यस, पेन विल बी अर्लीस्ट सिम्टम टू गो। देन फर्टिलिटी इंप्रूव होगा डेफिनेटली, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। और डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एंडोमेट्रियोसिस फैला हुआ है, हम लोग क्या सर्जरी कर रहे हैं, उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी कुछ होते हैं। जैसे अगर बॉवेल रिसेक्शन एनास्टोमोसिस किया जाए तो कुछ महीनों तक आपका मोशन की जो हैबिट्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये सब कैलकुलेटेड रिस्क होता है सर्जरी के पहले। सर्जरी करे तो क्या प्रॉब्लम है, ना करे तो क्या प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। और पेशेंट हैज टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क कि हाँ, सर्जरी करने के बाद ये फायदा मुझे हो सकता है। तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि हाँ मैं आपका सर्जरी कर दूंगा, आई एम गिविंग यू 100% गारंटी,
सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल सर्जन्स। हम हर एक डॉक्टर को हमको ये मन में ये रहता है कि हमारे पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, वो सबसे अच्छा हो जाए, उसको कभी दिक्कत नहीं आए। लेकिन ये डिसीज ही ऐसा है कि कुछ जगह पे सर्जन लोगों का लिमिटेशन आ जाता है कि हम लोगों ने तो सब बेस्ट किया था, फिर भी 5% केसेस में रिकरेंस हुआ। तो आप ये सब बातें, आप प्रोज एंड कॉन्स समझना जरूरी है आपको सर्जरी के पहले। और कुछ चीज़ों में मेडिकल मैनेजमेंट भी, जैसे अभी कुछ ऐसे पेशेंट इन्फॉर्म होते हैं कि जो 18 साल की लड़की है और जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, तो हम बहुत अच्छे सर्जन्स हैं हमारे इंडिया में, जो सर्जरी का लेवल है वो बहुत अच्छे है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि हर किसी का छोटी बात के लिए सर्जरी हम वहाँ पे अवॉइड करते हैं। अनमैरिड गर्ल के लिए हम लोग सर्जरी का ऑप्शन जनरली नहीं देते। अगर ऐसे सिचुएशन है कि एक्सट्रीम पेन है, वर्स्ट पेन है, देन ओनली वी गो फॉर द सर्जरी, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस है कि अगर आप सर्जरी करते हो तो उसके तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी कुछ महीनों में प्लान करना चाहिए, ऐसे उसके कुछ रूल्स हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ कि अनमैरिड गर्ल्स में हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं सर्जरी, तो उसके लिए भी ये मेंटल ट्रॉमा होता है कि इतना बड़ा सर्जरी है। और कभी कभी कुछ चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट से भी ठीक होती है, ऐसा नहीं कि मेडिकल मैनेजमेंट रोल नहीं, बट मेजॉरिटी केसेस में सर्जरी का रोल है और कुछ केसेस में मेडिसिन का रोल है। थैंक यू डॉक्टर चेतन एंड थैंक यू डॉक्टर श्रीधर फॉर अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए, और हमारे श्रोतागणों को एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे श्रोतागणों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम से लिया करें, और अगर कोई भी उनको लक्षण है तो अपने नियरेस्ट और अपने जान पहचान के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और क्योंकि कोई भी चीज़ चालू छोटे से होती है और उसको बड़े होने में टाइम नहीं लगता है। तो और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हम चाहते हैं कि आप तो हमारे बेयर फॉर हेल्थ और बेयर फॉर हेल्थ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, ताकि ऐसे जानकारी पूर्वक और एक्सपर्ट से आपको नए हर बीमारी के बारे में जानकारी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर श्रीधर एंड थैंक यू।